अगले 10 इयर्स में कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनमें इन्वेस्ट करने से हाईएस्ट रिटर्न्स मिलेंगे, और अल्ट्रा रिच लोग कैसे डिसाइड करते हैं पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं? आज के हमारे गेस्ट हैं श्रीनी श्रीनिवासन, एमडी ऑफ कोटक ऑल्ट्स। पिछले 30 इयर्स में इन्होंने वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स और अल्ट्रा रिच फैमिलीज के बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया में इन्वेस्ट करवाए हैं। इस एपिसोड में हम उनसे जानेंगे अगले 10 इयर्स में पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, हेल्थ केयर, डिफेंस, स्पेस या कहीं और। अल्ट्रा रिच लोग इन्वेस्ट करने के टाइम क्या देखते हैं, रिटर्न्स, ट्रस्ट या इंस्टिंक्ट? कोटक ने 2020 में एआई हाइप से पहले डेटा सेंटर्स पे बेट क्यों किया, और एआई कंपनीज के ट्रिलियन डॉलर आईपीओस क्या सच में एक बबल है या रियलिटी? ये एपिसोड एंड तक जरूर देखिए। एक्सप्लेन मी दिस, ओके? सो इट्स लाइक, सो यू मैनेज about $11 billion. Yeah. Roughly that will be like 1 लाख, सवा लाख करोड़ रुपए के आसपास, 1 लाख 1,10,000 करोड़ के आसपास, right? That's a lot of money. Yeah. So when you look at retail investors, forget retail, when you look at foreign investors putting money in India, okay, in stock markets, Yeah. they are, the FDI is reducing, FII is reducing. So foreign investors are actually taking out their money back, and they don't want to invest in India anymore for several reasons at some point. But institutional investors looks like they want to invest, and they're investing. And recently you raised $1 billion and they invested, institutions invested with you, right? So what is something that institutions are seeing, but then which they're seeing through private market through you guys, which they're not being able to see it in stock market directly? There is not much of a difference. At the end of the day, a global investor, whether it's private market or public market, looks at India and India risk. In our parlance, we call it the country risks. अब किसी भी नए देश में आप जाके इन्वेस्ट करोगे, आप पहला क्या सोचोगे? How are the rules and regulations? How are the taxes? Right? Can I put my money to work? चाहे आप रियल एस्टेट में करो, शेयर मार्केट में करो. Can I get my money back with profit or whatever it is easily? These are all, and are the rules standardized? और कल सरकार बदल गए, रूल्स बदल गए, या कुछ और बदल गया, माहौल बदल गया, रूल्स बदल गए. व्हेन यू हैव डिफरेंट कंट्रीज में आप देखते हो कि रिजीम चेंज हो जाता है, कोई नया डिक्टेटर आ जाता है, कहीं कुछ और हो जाता है, राइट? तो कंसिस्टेंसी ऑफ थिंग्स दैट हैपन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स. सो ग्लोबल इन्वेस्टर्स विल लुक एट ऑल ऑफ दिस. देन you may do nothing wrong as a country, but global माहौल ऐसा बदल जाता है कि तुम्हारे कंट्री के प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे. जैसे फिलहाल हमने तो कुछ नहीं किया, ईरान का झगड़ा हो गया, हमारे यहाँ तेल बंद हो गया, और वी आर ऑयल डिपेंडेंट. 75% ऑफ आवर एनर्जी इज इम्पोर्टेड. आज जब तेल का भाव $70-80 पर बैरल से बढ़ के $100 पर बैरल हो जाता है, तो हमारी तकलीफें बढ़ती हैं. और ये ग्लोबल इन्वेस्टर देखता है कि भाई तेल का भाव बढ़ गया तो इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो और कई तरीके के प्रॉब्लम्स होंगे. आप आके बेट कर रहे हो कि भाई मैं एक कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी में पैसा डालूंगा जो 15-20% में ग्रो करेगी. कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी या कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनी, जैसे कोई फैमिली के पास अगर एक्सेस पैसा होगा तो पिक्चर देखेगा, कोई अपने लिए अच्छा चीज़ खरीदेगा. अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया, उसकी कमाई उतनी है तो उसके पास सरप्लस पैसा नहीं होगा, वो उस कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट करेगा. तो यही इंटरनेशनल इन्वेस्टर देखता है. पब्लिक मार्केट में उसके लिए बाहर निकलना बहुत आसान है, बटन दबाया, शेयर बेचा और निकल गए. प्राइवेट मार्केट में वो नहीं कर सकते. तो इसलिए जो इन्वेस्टर प्राइवेट मार्केट में इन्वेस्ट करता है वो थोड़ा, जैसे कहते हैं ना, छाछ भी फूक फूक के पीता है. तो वो उसको कंसिस्टेंसी चाहिए कि आपने पिछले ऐसे कई क्राइसिस हमारे यहाँ हुए हैं, उसमें आपने परफॉर्म किया, नहीं किया, कैसे आपने मैनेज किया रिस्क को वगैरह. एडवांटेज ये भी है कि आप you sort of live through the difficult times and then you play the recovery and get your money back. So it depends, investor to investor कैसे वो सोचता है. But then this a public market person will also see, right? Yeah. So they would also see that there's a large opportunity. India must have gone through certain crises and they still recovered, they still made money, they gave good returns in a 10-year, 5-year, 20-year window, whatever window they are actually looking at, right? So someone who's optimistic about India would want to put in money. Yeah. Right? Regardless of private or public. Yeah. Do you feel all of a sudden, or maybe for a long period of time, we are now seeing it now, right? A lot of people are losing trust on India. It is not about loss of trust. See,
और लॉस ऑफ Mon- रिटर्न्स. नहीं, मनी इज लाइक वाटर, राइट? आप पानी इस ग्लास में भी भर सकते हो, उस जग में भी भर सकते हो, एंड मनी विल फ्लो टू द प्लेस वेयर दे फाइंड दैट द एसेट वैल्यूज आर मोस्ट अट्रैक्टिव टू बाय. सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वैल्यू. अगर आपके मार्केट में आपके शेयर प्राइसेस उनको लगता है ओवर वैल्यूड है, और किसी और मार्केट में उनको लगता है कि फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है, he will take money out from here and he'll invest there. This is the simple problem that we are facing right now. दो चीज़ें हमारे यहाँ. पहला, our markets were overvalued, which is the general consensus that the valuations of some of the companies are quite expensive in India relative to the opportunities that they see in other parts of the world. Second, जो disruption आया मार्केट में और artificial intelligence का, what opportunities can you get to invest to play the AI game in India? AI game इंडिया में कोई कंपनी है नहीं ढंग की जिसमें आप पैसा लगा, है ही नहीं, तो आप लगा नहीं सकते. लेकिन वहाँ पर AI में there is a massive growth that is happening. So people are hoping that the businesses will grow and the profits will grow in AI. So they are allocating capital to places where there is opportunity to invest in AI. That's the other reason. जो कहते अगर मेरा यहाँ 10% रिटर्न बनेगा और वहाँ पर मेरे को 25% रिटर्न बनने की उम्मीद नजर आ रही है, वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो वो लेके जा रहा है पैसा. तो दिस इज द थर्ड. हमारे यहाँ आप देखिए, किसी ने पूंजी लगाई, 20% शेयर प्राइस बढ़ गया, आपने बेचा, इन रुपी टर्म्स आपका 20% का कैपिटल गेन्स हो गया. ठीक है, 20% में आपने 12.5% टैक्स ले लिया उससे. ठीक है, तो 2 रुपये 40 पैसे आपको, तो 2.5 रुपये चले गए आपके टैक्स के. तो आपने कमाया 17.5 रुपये. 17.5 रुपये की कीमत जब रुपी डिप्रिशिएट हो जाती है तो उसको घर पे आता है 13-14 रुपये. तो उसने क्या कमाया? 13% ही कमाया. तो ये एक फैक्टर है कि कहाँ रुपी मूव करता है, और उस पर इतना मतलब यू कैन नॉट हैव दैट कंट्रोल. रुपी डिप्रिशिएटेड सडनली बिकॉज ऑफ द ऑयल क्राइसिस. सो द रियल रिस्क कि भले ही कंपनी डिड वेल इन इंडिया, भले ही मेड 20% रिटर्न इन इंडिया, external factor of rupee depreciation impacts his net return. So I want to ask you and double down on couple of things. Okay, पहला आपने बोला कि वैल्यूएशन इंडिया में एक्सपेंसिव है. आपको लगता है इंडिया के पब्लिक मार्केट में कंपनीज एक्सपेंसिव है? एंड बाय द वे, फॉर समबडी हु इज वाचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट, वो नहीं समझता ये सब, सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करो कि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव मतलब क्या. एक स्टॉक मार्केट में कोई पैसे डाल रहा है, क्या एक्सपेंसिव वैल्यूएशन जो दूसरी जगह उसको कम सस्ता दिख रही, ऑल ऑफ दैट, लाइक एक्सप्लेन मी लाइक आई एम अ 5-year-old kid. इट इज सिंपल. आप ओके, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव जो हम कहते हैं मार्केट में, सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया में 8,000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड कंपनीज हैं. ओके, और सबकी मतलब मैनेजमेंट क्वालिटी या गवर्नेंस या ट्रांसपेरेंसी जिसे कहते हैं वो बराबर तो है नहीं. तो बहुत कम ऐसे कंपनियां हैं. आपको ताज्जुब होगा कि 8,500 कंपनी लिस्टेड कंपनी में से डेली ट्रेडिंग जो है 300 से 400 कंपनी से ज़्यादा की होती नहीं है. बस बाकी सब मतलब फालतू है, ऑनेस्टली स्पीकिंग. ठीक है, कहने को तो 8,500 लिस्टेड कंपनीज हैं. इसकी एक पुरानी वजह है, वो उस पर बाद में बात करेंगे. तो 400-500 कंपनियां हैं. अब 400-500 कंपनियां में कौन सी कंपनी अच्छी कर रही है, कौन सी कंपनी कम अच्छा नहीं कर रही है. दूसरा, किसकी जो, जैसे हम लोग कहते हैं ना गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, कैसे गवर्नेंस स्टैंडर्ड का मतलब क्या कि कोई मैनेजमेंट जो है कंपनी से चोरी कर रहा है, या उसने जो कंपनी चला रहा है उसने अपने बीवी बच्चे घर के नौकर चाकर सबकी सैलरी कंपनी में डाल रखी है. राइट. तो ये सब गवर्नेंस इश्यूज होते हैं. तो अगर उनको भी हटा दिया जाए, जो बड़ा इन्वेस्टर वो कहता है कि मैं कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक कंपनी अपने बिजनेस पर फोकस करे और उल्टे सीधे काम ना करे. तो जब आप ये फिल्टर करते हो तो यूनिवर्स ऑफ परचेजेबल कंपनीज कम हो जाती हैं. तो इंडिया में कितनी होंगी ऐसे? तो आप समझ लो 200 होंगे. क्या बात कर रहे हो? गुड क्वालिटी कंपनीज की बात कर रहा हूँ. आउट ऑफ 8,500 कंपनीज. तो यही तो प्रॉब्लम है. सिर्फ 200 कंपनीज हैं, 200-250 कंपनी ही है जिसमें जिनका अगर आप बेंचमार्क करें ऑन ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स. सिर्फ एंड अभी आपने फैक्टर सिर्फ गवर्नेंस एंड गुड क्वालिटी पे डाला है, ये भी नहीं कि ग्रोथ वोथ पे बात भी नहीं कर रहे हैं हम. गेट्स कंपेयर. बट तो क्या है, सारे के सारे वही खरीद रहे हैं, तो वैल्यू एक्सपेंसिव हो जाता है.
राइट, दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। देयर Okay. तो पूरा वैल्यूएशन market हमारा वैल्यूएशन जो है बड़ा साइंस, ये आर्ट है, साइंस नहीं है। कि मैं आपको अगर बता दूं कि भाई आपने इस कंपनी को इस रेशियो में खरीदा तो ये सस्ता है, इस रेशियो में खरीदा तो ये महंगा है, ये बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीका है वैल्यूएशन को देखने का। आप दो कंपनियां हैं, दोनों एक ही बिजनेस में हैं, और आप उनके आंकड़े देखें, जैसे सिंपल प्राइस अर्निंग्स रेशियो ले लिया, एक का आप खरीद रहे हो उनके अर्निंग्स पर शेयर का मल्टीपल ऑफ 10 में, दूसरे को आप खरीद रहे हो 15 में, मतलब 50% महंगा खरीद रहे हो। उसके बहुत सारे वजह हो सकती है, राइट। क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस हो सकता है, परसेंटेज ग्रोथ हो सकता है, किसी एक की मार्केट शेयर दूसरी कंपनी ले रही है, ये हो सकता है। तो एक मेट्रिक के वजह से आप ये नहीं कह सकते कि महंगा है, लेकिन एक जनरल अगर आप पूरे मार्केट इंडेक्स की बात करें, इन जनरल अगर आप मार्केट के लोगों से बात करोगे तो इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन एन एक्सपेंसिव मार्केट। ये आपको मार्केट के पंडित लोगों से कई बार सुनने को मिलेगा। हाँ. तो इसलिए हम हमेशा से एक्सपेंसिव थे, तो हम एक्सपेंसिव ही रहेंगे। तो ये तो होता नहीं है। हाँ. कभी ना कभी तो थिंग्स विल कैच अप टू बी अ मोर रीजनेबल वैल्यूएशन। हो सकता है वो अब हो। और हमारे मार्केट में दो चीज़ें और है, बहुत सारी ऐसी अच्छी कंपनियां, गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स वगैरह, और ग्रोथ जिनकी अच्छी थी और जिनका एक्सपोर्ट इनकम था। आप देखिए, जब करेंसी डिप्रिशिएट होता है, आप अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो $1 का आपने जो एक्सपोर्ट किया, 3 महीने पहले आपको 80 रुपये मिलते थे, 85 रुपये मिलते थे, आज आपको उसके 96 रुपये मिल रहे हैं। एक्सपोर्ट तो आपने $1 किया, ट्रू, ठीक है। तो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। और यही स्टोरी है सॉफ्टवेयर कंपनीज की। उनका एक्सपोर्ट इनकम था, डॉलर बेस्ड इनकम था। तो अगर फॉरेन इन्वेस्टर के नज़रिया से देखे, एक तरीके से उसको एक हेज मिल जाता है कि भाई मैंने खरीदा, जो मैंने आपको पहले उदाहरण दिया कि 20% की ग्रोथ जब हुई, तो अगर रुपी डिप्रिशिएट हो गया तो मार्केट क्या कहता है, अरे ये सॉफ्टवेयर कंपनी के जो प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि हर एक $1 ऑफ एक्सपोर्ट में रुपया ज़्यादा आएगा, तो वो अपने आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, तो ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी जो हमारे इंडेक्स में हैं, जैसे TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है वगैरह, एक इस माहौल में AI के वजह से एक ऐसा बिलीव है कि इन सब कंपनियों का जो फ्यूचर है वो AI डिसरप्ट करेगा। इनकी उतनी प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ आएगी या नहीं आएगी, इस पर एक सवाल खड़ा हो गया है। और हमारे इंडेक्स में इन सब कंपनी की काफ़ी वेटेज है। तो अगर जब ये सवाल खड़ा होता है और ग्लोबल इन्वेस्टर कोई है, तो वो क्या सोचता है कि यार एक बार तो मैं बेच के अपना पैसा तो निकाल लूँ, कहीं और लगा दूंगा, देखता हूँ AI की क्या इम्पैक्ट आती है, उसके बाद में मैं सोचूंगा, लगाऊंगा। तो बात तो वही होगी ना, बटन दबा के निकलना आसान है पब्लिक मार्केट में। तो इसीलिए बटन दबा के वो निकल जा रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट इज डर। यस, कि AI की वजह से इंडिया की जो टॉप कंपनीज है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी खराब होगी। तो जो उनका एक्सपेंसिव मार्केट और एक्सपेंसिव होते जा रहा था, हमें अब अच्छा नहीं लग रहा है, बाहर निकल जाते हैं। करेक्ट, यू सेड पुरानी कोई वजह है इसकी कि 200 कंपनियां ही ट्रेड, 300-400 कंपनियों पे ही ट्रेड होता है 8500 कंपनीज में से। कौन सी पुरानी वजह है? वो पुरानी वजह ये है कि इतने सारे कंपनी लिस्ट क्यों हुए इंडिया में, सबसे पहली बात। हाँ, बताओ। ठीक है, अगर आप इंडिया के स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री को देखें, एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। और उसके बाद हमारे यहाँ दिल्ली, कलकत्ता वगैरह में भी स्टॉक एक्सचेंजेस थे। हमारे यहाँ जो आजकल वेंचर कैपिटल जो हर एक के ज़बान पे है और सब समझते हैं, वेंचर कैपिटल नाम की चीज़ थी ही नहीं until 1991-92 literally speaking. That is the earliest sign of venture capital. उससे पहले तो थी नहीं। तो कोई अपना बिजनेस लगाना चाहता है तो उसको कैपिटल कहाँ से मिलेगा? तो उस ज़माने में it was possible to go and get an IPO done of a startup company effectively. Okay. आप कोई नई फैक्ट्री लगा रहे हो, आपने बैंकों से लोन लिया है, थोड़ा बहुत अपना पैसा डाला और सरकार से परमिशन लेके पब्लिक इशू कर डाला। तो इट वॉज द ओनली सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर मेनी बिजनेसेस। तो इस चक्कर में ये सारे कंपनी लिस्ट हो गए और तब से लिस्टेड ही। और तब से लिस्टेड है, क्योंकि हमारे यहाँ द यंगर जनरेशन रिलेट टू, एंड ये स्टोरी मैं अपने इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी कहता हूँ। होटल कैलिफोर्निया का गाना है, यू कैन चेक इन एनी टाइम यू लाइक बट यू कैन नेवर चेक आउट। यही स्टोरी है हमारे स्टॉक मार्केट लिस्टिंग की भी। लिस्टिंग तो हो गई, लेकिन निकलना इतना मुश्किल है बिकॉज ऑफ द रेगुलेशंस, the way it is drafted. It's very difficult to delist a company and take it out.
सो आई कांट डीलिस्ट. इन थियरी यस, इन प्रैक्टिस बहुत मुश्किल है. कंपनी अगर एक बार पब्लिक चली गई तो फिर डीलिस्ट नहीं हो सकती. ये जस्ट लाइक प्राइवेट लिमिटेड को बंद करना है बहुत डिफिकल्ट. करेक्ट. तो यही तो प्रॉब्लम है ना. आप यू नो योर एंट्री इज वेरी इजी, एग्जिट इज वेरी डिफिकल्ट. अ लॉट ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स आल्सो आस्क द सेम क्वेश्चन कि भाई इंडिया में पैसा लगाना तो आसान है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल है, विच इज नॉट एंटायरली ट्रू. पब्लिक मार्केट में तो आप देख ही रहे हो, चाहे कुछ भी हो जाए बटन दबा के पैसा लेके तो जा ही रहा है ना. तो ऐसा नहीं है. तो इज इट ट्रू बाय द वे, व्हाट डू यू, कि पैसा लगाना इंडिया में बहुत आसान है बट निकाल नहीं सकते इतनी आसानी से? नहीं, निकाल सकते हैं फ्रॉम अ रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आप किस चीज पर लगा रहे हो उस पर फर्क पड़ता है. इन थ्योरी वर्सेस इन प्रैक्टिकल आई एम सेइंग. लेट्स से इन अ प्राइवेट वर्ल्ड, पब्लिक में तो ठीक है आप निकाल लोगे, जी ठीक है. प्राइवेट वर्ल्ड में ज़्यादा मुश्किल है. प्राइवेट वर्ल्ड में डेफिनेटली इतना आसान नहीं है. इन द सेंस कि यू हैव टू बी एबल टू मैनेज द एग्जिट. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. इंडिया इज अ कॉम्प्लेक्स कंट्री. मैं कॉम्प्लेक्स कंट्री क्यों बोलता हूँ? मैं अक्सर एक शोमैन की तरह एक अपने जेब से 3-4 करेंसी के नोट्स निकालता हूँ और टेबल पर रखता हूँ इन्वेस्टर्स के. ओके. मैं पूछता हूँ आपको पता है ये करेंसी के नोट्स अलग अलग कलर में क्यों है, और ये आपके डॉलर के बिल्स सब एक ही जैसे हैं. हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई नहीं होती है. उसको इतना पता है कि लाल रंग का नोट 20 रुपए का है, नीले रंग का नोट 100 रुपए का है. ठीक है, एक ही है. फिर वही नोट निकालो और उसी नोट में उनको बताओ ये कितने लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, इसका वैल्यू क्या है करके. इतने तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इंडिया में, इसके अलावा डायलेक्ट्स और बोलने का लैंग्वेज अलग. तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है देश का. आपको लगता है जो आपसे मिलने के लिए आते हैं यहाँ पर सब अंग्रेजी बोलते हैं तो एवरीबडी, इट्स नॉट लाइक दैट. इंडिया इज नॉट लाइक दैट. Right? India is a complex country. To understand the complex country, you must have feet on the ground. आप अपने आदमी रखिए जो नेटवर्क हो, जिसको समझता है कि भाई किसके साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हवा किस तरह से बदल रही है. जो अगर रहेगा वहाँ पर तो वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर पाएगा. और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ रहता हूँ या मैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाता हूँ जो यहाँ पर बैठ के. यही तजुर्बा है ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भी. आप सबसे बड़े बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स आप देखिए, ब्लैकस्टोन है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट इक्विटी फंड्स. उनकी पूरी टीम है इंडिया में, फैंटास्टिक जॉब दैट दे हैव डन. ब्रुकफील्ड करके है, उनकी पूरी टीम है इंडिया में, फैंटास्टिक जॉब दे हैव डन. एक GIC है विच इज़ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ सिंगापुर, या कनाडा पेंशन प्लान. इन सब की अपनी अपनी टीम है यहाँ पर, और ये सारे बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं इन प्राइवेट एसेट्स. सबने कमाया. तो प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज देयर कि भाई आप अगर सोचोगे कि मैं हांगकांग में बैठूंगा और हर 2-3 हफ्ते इंडिया में आके 4 लोगों से मिलूंगा और एक के पास पैसा देके जाऊंगा, वो नहीं चलने वाला है. तो पैसा डूबने के क्योंकि हिंदुस्तान में 1.4 बिलियन लोग हैं, 2.8 बिलियन हाथ हैं, लेने वाले तो बहुत हैं. बट ये टेक्निकली अगर ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है ना इंडिया के लिए, अगर ग्लोबल इन्वेस्टर्स को आप एक सिग्नल दे रहे हो जी कि सर हमारा जुडिशरी, हमारा लिटिगेशन इतना स्ट्रांग नहीं है जितना एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए. हमारे लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे आपको लोग लगेंगे टू मैनेज दैट कॉम्प्लेक्सिटी. तो ये बहुत बड़ा रॉन्ग सिग्नल दे रहे हैं हम. इतना भी नहीं है. देखिए I'll give you my example. I'll give you an example. So I met super solid guy, very strong investor. एंड वो मुझे बोलता है बकवास देखे इंडिया में पैसे डालने के लिए. तो मैंने बोला आपका तो ऑफिस है. मतलब बस वो ऑफिस इसलिए है कि अब है तो थोड़ा बहुत हमारे लोग उसमें डालते रहते हैं, बट हमारा फुल फोकस ऑफ फंड उधर है ही नहीं. एंड द ओनली रीजन इज लाइक 2 बार मैं धोखे खा चुका हूँ. पहली बार हमने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, वहाँ पे बुक्स उसने कुक करी थी, हमको पता चल गया, हमने केस किया, 2 साल केस चला. 2 साल बाद पता नहीं क्या हुआ, एकदम से वो केस बंद हो गया, गवर्नमेंट ने उसको फ्री दे दिया, बोले कुछ नहीं है, निकाल दिया उसको. हमारा पैसा 10 सेंट्स टू डॉलर हो गया. एंड वी गॉट रॉब्ड एंड वी जस्ट स्टार्टेड पाउंडिंग अगेन कि सर इसका कुछ करो, ये प्रॉब्लम, वो कुछ भी नहीं, शायद उसने किसी लोगों को खिलाया, उसको पुलिस भी नहीं उठा के ले गई. राइट, सो वन प्रॉब्लम. सेकेंड इज लाइक हमने पैसा लगाया एक ये फैंटेसी गेमिंग कंपनी में, रातों रात गवर्नमेंट ने बोला बैन कर दो. मतलब भाई मेरा $1 बिलियन गायब हो गया, क्योंकि ये गवर्नमेंट एकदम से आई, पॉलिसी चेंज, चीज़ें चेंज, सब खत्म कर दिया. एंड देन यू कैन नॉट इवन डू एनीथिंग अबाउट इट कि पुराना तुमने पैसा लगाया तो वो बंदे ने जिसने हमसे पैसा लिया वो कुछ नहीं देता हमें. ऐसा भी नहीं कि अच्छा कंपनी में
30% बचा है तो 30% nothing, just wiped off. So it's like I can't do anything about it. So case I lose, government I lose, policy change I lose. I don't know what to do in that market. I just want to stay away from it. No, fair enough. I think look, ऐसे So experience if he is saying that, I'm sure बहुत लोग का ऐसा होगा, $200 बिलियन जिसका AUM होता है, Correct. वो 50 कंट्री में दिमाग लगा रहा होता है पैसे लगाने के लिए, right? Correct. तो strong investor भी lost it. Agreed. The point is, ये ऐसा एक्सपीरियंस बहुत लोगों को है. इसमें दो चीज़ें हैं. पहले जो एक्सपीरियंस जो आपने बताया कि लीगल सिस्टम हमारे यहाँ वर्क करता है कि नहीं करता है और हमारा ग्लोबल स्टैंडर्ड है कि नहीं. बिल्कुल नहीं है हमारा ग्लोबल स्टैंडर्ड, कोई सवाल ही नहीं उठता. और लीगल सिस्टम, सरकार जो है बहुत सारी जगह अपने रिफॉर्म कर चुकी है. हाँ. 2 ही जगह हमारे रिफॉर्म्स बाकी हैं. एक पुलिस रिफॉर्म्स, दूसरा लीगल रिफॉर्म्स. ये दोनों बहुत ही मुश्किल चीज़ें हैं. ठीक है, तो इसको hopefully there are various things that the Supreme Court is doing, trying to speed up the old cases and so on and so forth. वो कब होता है, कैसे होता है, we will have to wait and watch. लेकिन ये भी सही नहीं है कि बाकी सब जगह सब कुछ ठीक ठाक क्लॉक वर्क पे चलता है. ये भी एक परसेप्शन जो है ये गलत है. एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ. मेरी खुद की एक केस थी जिसमें एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि अगर डिस्प्यूट हुआ हम आर्बिट्रेशन सिंगापुर में करेंगे. क्यों? इसी वजह से कि भाई इंडिया में बहुत टाइम लगता है. हाँ. तो हमने सिंगापुर में आर्बिट्रेशन शुरू किया. आर्बिट्रेशन का ऑर्डर हमको 3 साल बाद मिला और ये हमको कहा गया कि ये नॉर्मल है. दूसरा, मेरी ही एक पोर्टफोलियो कंपनी है जिसकी एक सब्सिडरी है इटली में. वो लॉस बना रही थी. हमने कहा चलो इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि इंडिया में जो उसका पेरेंट है उसका तो पैसा बन रहा है. हाँ. खाम उस पर पैसा खर्चा कर रहे हैं, उसको कोई फ्यूचर लग नहीं रहा मुझे, इसको बंद करना है. जैसे मैंने कहा कि इंडिया में भी निकलना आसान है, वहाँ पर भी आसान नहीं है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लोज डाउन. तो एक परसेप्शन भी क्रिएट किया जाता है कि इंडिया में सब कुछ खराब है, बाकी सब जगह सही है. ऐसा नहीं है. हाँ, इंडिया में थिंग्स आर वर्स देन अदर प्लेसेस, दैट आई एक्सेप्ट. सेकंड, आपने कहा कि गेमिंग कंपनी वगैरह, यस देयर इज अ बिग इशू विद रिगार्ड टू द गेमिंग इंडस्ट्री. नॉट गेमिंग, पॉइंट इज पॉलिसी रातों रात चेंज कर दी. वाज द क्वेश्चन. नहीं, ये इन्वेस्टर अपना पैसा सेफ कैसे फील करे जब उसको लगता है कि कोई एक सेक्टर ही बंद कर दिया जाएगा. हाँ, तो आपने ये सोचना है कि हिंदुस्तान के इथॉस में इफ यू लुक एट ऑल द पॉलिसीज दैट वी हैव हैड, हमारे यहाँ लॉटरी जो है बहुत ही कंट्रोल्ड है. राइट, लाइसेंस्ड इंडस्ट्री है. राइट, हमारे यहाँ गैम्बलिंग बैंड है हर जगह. राइट, तो ये एक साइकोलॉजिकल थिंकिंग है. ये बात अलग है कि हमने, देखो हमारे यहाँ कुछ स्टेट्स में कसिनो है, कुछ स्टेट्स में लॉटरी है, कुछ स्टार्टिंग में हमने अलाउ कर दिया गेमिंग फैंटेसी. मैं इसको सपोर्ट नहीं करा, मैं खुद अगेंस्ट हूं. मैंने एक चीज नहीं, हमने अलाउ नहीं किया. नो, हमने अलाउ नहीं किया. एक बात समझ लो, मैं छोड़ दिया ना. सो दैट्स अ प्रॉब्लम. नो, एग्जैक्टली, दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट. जब फैंटेसी गेमिंग शुरू हुआ तब कोई पॉलिसी थी नहीं. ओके. राइट, तो आपने एक नया बिजनेस शुरू किया, चल पड़ा, और वो आपने उस पर वैल्यूएशन के ऊपर पैसे लगा दिए. आपको सोचना जरूरी है कि एनी गेम ऑफ चांस विच इज द कोर ऑफ द इशू. ये जो इशू आप कह रहे हैं, वो डिफरेंट मैटर है, बट a game of chance in India has always been a subject matter of state and central policy. Yeah. Right? That is why in casino there is a license in Goa, in other places. So it will attract the state's views. There is no question. The moment it is a game of chance. Yeah. Supreme Court में केस चल रहा था उस टाइम पे कि whether rummy is a game of chance or game of skill. Yeah. Right? तो ये सब जानते हुए भी आप एक ऐसे इंडस्ट्री पर पैसा लगा रहे हो जिसमें आपको मालूम है कि आपका पलड़ा भारी पड़ सकता है सरकार के अगेंस्ट. ये रिस्क आपने लिया. ठीक है, तो ठीक है, रिस्क नहीं टर्न आउट हुआ. राइट, लेकिन सेम इशू तो नहीं है बाकी जगह. ये पॉलिसी चेंज नहीं था. उन्होंने अभी जो इशू है उधर वो जीएसटी का इशू है कि उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव जीएसटी का एक मुद्दा चल रहा है. उम्मीद करते हैं, वो बहुत लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, हो सकता है कि उसमें कुछ चेंजेस आ जाए. बट यू हैव टू पिक द राइट इंडस्ट्री. सिंपल थिंग मैं बताता हूँ. उसी समय जिस समय ये गेमिंग शुरू हुआ था, आपका स्विगी जोमेटो भी उसी टाइम पे शुरू हुआ था. वो भी वही यंग एंटरप्रेन्योर्स, टेक्नोलॉजी, होम डिलीवरी ऑफ फूड में कोई बिजनेस था ही नहीं इंडिया में.
उन्होंने शुरू किया। बनी अब क्या हुआ उसके बाद? कुछ रेगुलेशंस बने, कुछ बवाल खड़ा हुआ कि भाई राइडर्स को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, फलाना, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बन गए। व्हाई? बिकॉज इट डजंट raise the hackles of the government. You need to understand. And it doesn't mess up with the ethos of the country. Correct. You need to understand. ये बात अलग है कि महाभारत शुरू हुई गैम्बलिंग से। वो तो हमारे वेन में है। अभी भी बहुत जगह होती। बट हमारे यहाँ whether it is politicians or bureaucrats, they are the moral police. So you have to understand. But the larger point. This is exactly what I'm saying. You need to understand the country. So I'm saying, isn't it? Okay, so question is, क्या ये हर देश के लिए माना जाएगा कि ये सही है, तुम्हें देश समझना चाहिए, कि कहीं पे कुछ ऐसा होता है कि स्टैंडर्ड रूल ऑफ लॉ अगर आपने समझ लिया तो उसके बाद आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता? जैसे इंडिया में ये नहीं है, राइट? इंडिया में आपने कितना भी अच्छा लॉ लीगल सब समझ लिया, अगर आप ग्राउंड पे नहीं हो, आपको कोई भी टोपी पहना के जा सकता है। यू डोंट नो दिस, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज इंडिया until unless you understand the ground reality. हर स्टेट हर सिटी में अलग तरीके से काम होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो तो क्लियर है, एब्सोल्युटली। मतलब आप, यू हैव टू बी देयर। सो एज आई सेड, इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री एंड इट्स अ कॉम्प्लेक्स कंट्री। सो इंडिया का एक सिस्टम है और हर सिटी और स्टेट का एक हिडन सिस्टम है। यस, तो वो आपको दोनों समझ के ही आपको मैनेज करना पड़ता है बिजनेस। बिल्कुल सही बात। इज इट ट्रू फॉर एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड? There is no country like India. India is like 22 countries. There is no country like India. हमारे यहाँ ना लैंग्वेज सही है, खाना अलग है, लोगों के कपड़े के टेस्ट अलग। आप किसी शर्ट मैन्युफैक्चरर से पूछ लो कि कौन से कलर के शर्ट साउथ इंडिया को बेचता है, कौन से कलर के शर्ट नॉर्थ इंडिया में बेचता है, राइट? आप साउथ इंडिया में चले जाओ, साउथ इंडिया में चले जाओ, सॉफ्ट ड्रिंक में कोका कोला नहीं बिकता ज़्यादा, वहाँ कलर बिकता है। द लैंग्वेज यूज्ड इज कलर। फैंटा बिकता है। ये तो दिस इंडिया। तो माय क्वेश्चन वाज कि अब हमारा देश अगर इतना कॉम्प्लेक्स, इतना ठीक है, तो क्या हम वर्ल्ड लेवल पे compete कर पाएंगे in order to attract capital? I think there is advantage and disadvantage in what we are doing. There is still a very large consuming population in the country. मैं आपकी टीम से बात कर रहा था। आपकी जो ऑडियंस है वो मेजॉरिटी हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है। तो मैं उनसे पूछा कि यू आर डूइंग सच अ फैंटास्टिक जॉब, व्हाई वुड योर कंटेंट नॉट गो टू द पीपल हु डोंट स्पीक हिंदी? यस, यूट्यूब हैज कम अप विद ऑल दीज अदर थिंग्स एक्सेट्रा, बट देयर आर वर्नाकुलर कंटेंट क्रिएटर्स हु आर डूइंग maybe similar work like you. So what does it show? It shows two things. One is vibrancy, one is opportunity. हो सकता है उनमें से किसी ने, जिसने शुरू किया होगा, आपका 2 एपिसोड देखा होगा, मैं भी कर सकता हूँ, अपने लैंग्वेज में कर सकता हूँ, अपने लोगों के लिए, अपने भाषा में, राइट? तो यही तो एंटरप्रेन्योरशिप है, यही तो ब्यूटी है इंडिया का। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से आप एंटरप्रेन्योर ढूंढोगे, एंड द डे यू गिव अ स्पार्क ऑफ एनकरेजमेंट, the magnifying effect on that is phenomenal. I'll give you a simple example. And हम हमेशा जो है ना, we always work with when our backs are to the wall. I'm saying at a policy making level. चाहे वो 1991 की रिफॉर्म्स हो. We know now from a geopolitical point of view that we have to take care of our own security. So government changed the way they will procure defense equipment. They created a policy for encouraging newer manufacturers, newer design. Look at the kind of vibrancy that's going on between this space and defense technology in the country. Yeah. The speed at which that will develop is phenomenal. हमारे पास talent की कमी नहीं है. It just needs that right incentive. And that's the beauty of India. आज हम कह रहे हैं कि भाई people, कल या परसों में किसी आर्टिकल में पढ़ रहा था कि people have made billions of dollars. उन्होंने अपने जो है, they have made billions of dollars of profit on various companies, startup companies जिन्होंने पैसा डाला है. They will make in the future in these sectors. आपने फ्लिपकार्ट किया, स्विगी किया, जोमेटो किया, लेंसकार्ट किया, billions of dollars you made. You will see people making money on defense. You will see people money in space technology companies because you enabled it.